एक जो मेजर मसला था वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का था, तो वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। और क्या देख रहे हैं आप, क्या इंसेंटिव्स दिए गए हैं इसको बढ़ाने के लिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ओवरऑल मैं समझता हूँ कि वो जो बजट है वो न्यूट्रल से आप स्लाइटली पॉजिटिव कह रहे हैं उसको। कोई भारी भरकम किस्म का कोई बड़ा टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। रिलीफ थोड़ी बहुत सी है, जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए रिलीफ है, कोई रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ है। जो सवाल आपका है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, देखिए दो बड़े हाथी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के खिलाफ हमारी मैशत के अंदर बैठे हैं, एक तो बिजली का है जो आपने जिक्र कर दिया। अब अगर हमारे यहाँ बिजली 19-20 सेंट की मिल रही है और दुनिया भर में हमारे हमसाया ममालिक में वो 6-7 सेंट की है, तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो पाकिस्तान के अंदर करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा बड़ा हाथी जो है वो कॉरपोरेट टैक्स है। अब आप दुनिया भर में घूम लें, कहीं एक मुल्क मिलता है अफ्रीका में कैमरूस के नाम से, जिसका कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, और दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिलता जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट इतना हाई हो। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या बैरूनी सरमायाकार अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है, यहाँ पे आके अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो सबसे पहले तो ये है कि 29% का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, उसके बाद 10% का उसके ऊपर सुपर टैक्स लग जाता है, उसके ऊपर 6% जो है वो वर्कर्स प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन निकल जाती है। फिर अगर वो कंपनी अपने बेनिफिशरीज को कोई डिविडेंड देना चाहती है तो 15% उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अगर एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, अपनी दूसरी कंपनी को टैक्स डिविडेंड देना चाहती है तो उसके ऊपर 15% टैक्स लग जाता है। अब आप 100 रुपया कमाएं अंडर कॉर्पोरेट अम्ब्रेला तो 60 रुपए तो हुकूमत ले जाती है। अब मुझे आप बताएं कि कौन बैरूनी मुल्क में बैठा ये सोचेगा कि पाकिस्तान में आए 100 रुपए की कमाई करे और फिर 60 रुपए हुकूमत के खजाने में जमा कर दे। तो ये दो बड़ी चीजें हैं। जब तक हम डॉक्टर साहब माजरत के साथ एहतशाम बोल रहा हूँ, एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, कल के बजट के बाद जो अखबारात में आपने भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, जनरली जो चीज़ देखने में मिल रही वो कहा जा रहा है कि जी कोई क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन इस बजट से नहीं मिली, कन्फ्यूजन का बहुत जिक्र किया जा रहा है। और लाइटर नोट पे तो मैं ये कहूँगा कि कहा जाता है कि 3 तरह के झूठ होते हैं, एक पहला तो झूठ होता है, दूसरा सफ़ेद झूठ होता है, तीसरा अदाद व शुमार का झूठ होता है। आप कहाँ देखते हैं कि किधर ज़्यादा झूठ बोला गया? देखिए एहतशाम साहब, आप भी कम से कम पिछले 15 साल से बजट को बड़े गौर से देख रहे हैं। मैं भी बजट को गौर से कोशिश करता हूँ सीखने की। अब आप सोचिए कि 15 साल मैंने इसलिए इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि वो 18वीं तरमीम जो है वो आज से 15 साल पहले आई थी, और उस तरमीम के बाद अब विफाकी हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं। वो सच बोले झूठ बोले, उसके पास पैसा नहीं कोई बचता। अब देखिए, जो 15 साल में जो बजट आ रहे हैं, मैं उनको 3 कैटेगरीज में डालता हूँ। कुछ तो हकीकी कामयाबियां हैं जो वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर हमें बताते हैं। कुछ जो है कुछ हद तक हमें पता चलता है कि वो फ्यूचर में हुकूमत की नीयत क्या है, वो सिमत क्या अख्तियार करने वाले हैं, और फिर बेशुमार सब्ज बाग हैं और जिनका आपने जिक्र किया। अब कुछ तो हकीकी कामयाबियां हैं वाकई में। इफरात ज़र का रेट देख लें, वो 25-26% होता था, वो सिंगल डिजिट में आ गया है। रुपी और डॉलर का जो रेट था वो स्टेबल चल रहा है, पिछले कई महीनों से स्टेबल चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब लोग ये बात कर रहे हैं कि असल चीज़ है रिसोर्सेज की, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप नहीं समझते कि वक्त आ गया, जिस तरह आपने जिक्र किया NFC अवार्ड 2010 में दिया गया, इसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम को रीविज़िट करने की ज़रूरत, ताकि मरकज़ के पास पैसे हों, इख्तियारात हों, वो कुछ बेहतर डिलीवर कर सके? जी बिल्कुल, 100% एहतशाम साहब। देखिए 3 फिगर्स आप रख लीजिए जो वज़ीर ख़जाना जिनका ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं कि 17,600 अरब की आमदन होगी, विफाकी आमदन। उसमें से तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार जो है वो मुख्तस कर दिया सूद के लिए, और 8 साढ़े 8 हज़ार जो है वो सूबों में बांट दिया जाएगा। तो अब 17,600 में से आप निकालते तो 0/0 बचा। अब विफाकी हुकूमत के पास अभी कोई पैसा नहीं, और उसकी जिम्मेदारी गिन लीजिए। कोई 2,500 अरब तो भी दिफाई बजट देना है, 1,000 अरब की पेंशन देनी है, 2,000 अरब जो है वो कोई तरक्याती बजट के लिए निकलेगा, 2-2,500 अरब की ग्रांट्स और
सब्सिडीज निकलेंगी, 1,000 अरब चाहिए रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, जो फौज वज़रा की हमने खड़ी कर रखी है बात के अंदर, और मामला ऑलरेडी सिफर पर सिफर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने डॉक्टर साहब आज कहा है कि सब कुछ करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, कर्जे लेके हम सब कुछ करेंगे, तनख्वाहें भी देंगे, डेवलपमेंट बजट भी देंगे, बजट का खसारा भी पूरा करेंगे। अच्छा, अब वो बड़ी खतरनाक बात देखिए, जब वजीर खजाना खुद कह रहे हैं कि हमारी आमदन और अखराजात में कुछ 6,500 अरब का फर्क है, तो ये एक छुपा हुआ टैक्स कह लीजिए कि कहीं इसको आप डाका भी कह सकते हैं, क्योंकि 6,500 रुपए के नोट छपेंगे या कर्जा लिया जाएगा। जब 6,500 के नोट छपेंगे, इजाफी नोट स्टेट बैंक छापेगा, तो आपकी जेब में, मेरी जेब में जो रुपए पड़े हैं उनके ऊपर एक मजीद टैक्स लग जाएगा। तो एक तो टैक्स हुकूमत जिसका ऐलान कर रही है, और दूसरा टैक्स ये ढका छुपा है जो डेफिसिट के नतीजे में, खसारे के नतीजे में नोट छापे जाएंगे। तो टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स है। तो इसमें आप नहीं समझते कि IMF भी ज्यादती करते हैं? एक ज़माने में डेफिसिट फाइनेंसिंग पे वो बड़े सख्त थे, नोट छापने पे इजाज़त नहीं देते थे। आज IMF ने इजाज़त दे दी है छापे नोट बगैर किसी उसके, ना गोल्ड है, ना लेना ना देना। सजाम साहब, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। IMF के चार्टर के अंदर पढ़ लें, कहीं ये नहीं लिखा कि उसने किसी मुल्क की जो है वो माशी सिमत दुरुस्त करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।